दृश्यम फिल्म देखी है। आगरा में इससे इंस्पायर होकर एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। अपने पति को जहां उसने गाड़ा, उसके ही ऊपर वो 45 दिनों तक नहाती रही, ऐसे आरोप है। मामला महीनों छुपाए भी रखा, मगर फिर एक गलती ने उसका भांडा फोड़ कर दिया। ये मामला सुनकर आपको सिया केतन वाला केस याद आया होगा। सोच रहे होंगे कि जहां देखो आदमी मारे जा रहे हैं। बात आदमी औरत की नहीं है, क्राइम की है। समाज में मरती संवेदनशीलता और मरते रिश्तों की है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक और घटना हुई है जिसे सुन आपको ये बात समझ आएगी। आगरा से ही 250 किलोमीटर दूर मेरठ में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, और ये वो रिश्ता था जो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए आइडियल कपल वाला इंस्पिरेशन था। मगर फिर थोड़े से लालच ने सब बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में आपको कत्ल की ये दोनों कहानियां सुनाएंगे और बताएंगे कि ऊपर ऊपर से अच्छे भले दिखने वाले रिश्तों में असल में कितनी कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जो कि समाज के तौर पर बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले बात करते हैं आगरा वाले मामले की, जिसने पूरे देश को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। सिया केतन वाला मामला लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दृश्यम स्टाइल में एक और हत्या हो गई। कैसे हुआ, क्या हुआ, समझाते हैं। आगरा के धतूरा इलाके में एक कॉलोनी है, रेणुका धाम। यहाँ 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियों के साथ रहते थे। लेकिन घर के अंदर सब कुछ उतना शांत नहीं था जितना बाहर से दिखता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कारण था सुरेंद्र की शराब पीने की आदत। इस कारण पत्नी रूबी के साथ अक्सर उसकी लड़ाई होती रहती थी, और इसी कारण 16 साल पुराने इस रिश्ते में दरार आने लगी। इसके बाद तारीख आती है 17-18 मई की दरमियानी रात की। सुरेंद्र की मां नींद की गोलियां खाती थी। सुरेंद्र कभी कभी खुद भी गोली खा लेता था, और इसी बात का फायदा उठाए रूबी ने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात में जब वो खाना बना रही थी तो उसने खीर में 20 नींद की गोलियां मिला दी और खाना अपने पति के सामने परोस दिया। जब सुरेंद्र ने खाना खाया तो वो उसी वक्त बेहोश हो गया, और फिर रूबी ने उसका गला घोंट दिया। सुरेंद्र अब मर चुका था। अब बारी लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह हो गई थी, शव अब भी पलंग पर पड़ा हुआ था। रूबी ने अपने जेठ को फोन मिलाया, कुछ बहाना बनाकर कहा कि बच्चे और सास को वो अपने घर लेकर जाएं। जब जेठ रूबी के घर आने वाले थे तो रूबी ने उन्हें फोन किया और कहा कि बच्चों को वो बाहर लेकर आ रही है, वहीं से लेकर चले जाएं। जेठ को कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर वो बच्चे और अपनी मां को लेकर अपने घर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद रूबी शव को बिस्तर से बाथरूम की तरफ ले गई, और फिर उसने बाथरूम की फर्श की खुदाई शुरू की, एक बड़ा गड्ढा बनाया और उसमें पति की लाश डाल दी। ये सब करने के बाद वो राजस्थान चली गई। 8 दिन बाद जब वो आगरा वापस आई तब उसने मिस्त्री को बुलाया और जहां अपने पति को गाड़ा था उसके ऊपर प्लास्टर और टाइल्स लगवा दी, ताकि किसी को भनक तक ना लगी। इसके बाद वो करीब 1.5 महीने तक उसी बाथरूम का रोजाना इस्तेमाल भी करती रही, वहीं नहाती रही। इसके अलावा और सुनिए, हत्या के कुछ दिनों बाद 26 मई को रूबी ने खुद थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार और आसपास के लोगों को यही बताया कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं और जल्द लौट आएंगे। लेकिन इसके बाद करीब 45 दिनों तक रूबी पुलिस और परिवार के साथ मिलकर पति को ढूंढने का नाटक भी करती रही। पड़ोसियों और पुलिस के सामने रोने का दिखावा भी करती रही। परिवार, पुलिस सब तलाश में जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग इसके बाद भी नहीं मिला। पर सवाल अब भी यही है कि मामला खुला कैसे, आप सोच रहे होंगे। तो हुआ क्या, ये एक दिन पुलिस एक पुरानी जांच के सिलसिले में रूबी के घर पहुंची। हुआ यह था कि 2017 में सुरेंद्र के खिलाफ एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था, और उसी मामले की रूटीन इंक्वायरी होती है, और इसी के तहत पुलिस टीम घर पहुंची। पुलिस ने सुरेंद्र के बारे में पूछा तो रूबी ने कहा कि वो लापता है। पुलिस को उसका व्यवहार इस दौरान थोड़ा अजीब लगा, मगर पुलिस फोटो खींचकर और कुछ कठिन सवाल पूछकर वापस लौट गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के जाने के बाद रूबी घबरा गई। उसने तुरंत जेठ को फोन मिलाया और घर आने के लिए कहा। उसी रात रूबी अपनी सास के सामने खूब रोई। इसके बाद जेठ अनिल ने रूबी से कहा कि रोने से परेशानी दूर नहीं होगी, कोई बात है तो मुझे बता दो, अगर तुम फंस रही हो तो मुझे बता दो, मैं बचा लूंगा, तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और इसी पर रूबी पिघल गई और पति को दफनाने का सच बता डाला। जेठ ने तुरंत पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस टीम पहुंची और 5 मजदूर बुलवाए गए। फर्श तोड़ी गई, गड्ढा खोदा गया, और कुछ मिनटों के बाद सामने आई लाश जो गल चुकी थी, सिर्फ कंकाल बचा था। अब इसकी फॉरेंसिक जांच करवा रही है पुलिस। जाहिर है पुलिस ने इसके बाद रूबी को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान रूबी ने कई बार अपने बयान भी बदले। शुरुआत में उसने नींद की गोलियां देने की बात मान ली, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि सुरेंद्र ने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी और वो डर के मारे शव को बाथरूम में दफना बैठी। पुलिस के मुताबिक फिलहाल वो हत्या की बात स्वीकार करने से बच रही है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पुष्टि आगे बढ़ने पर हो सकेगी। पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ, जब पुलिस ने रूबी से पूछा कि शव को घर में ही इस तरह छिपाने की तरकीब उसने कहां से सीखी,
तो उसने बताया कि उसने काफ़ी पहले सस्पेंस फिल्म दृश्यम देखी थी और उसकी कहानी उसे अच्छी तरह से याद रह गई। हत्या के बाद जेल जाने से बचने के लिए उसने वही तरीका अपनाया जो उसे उस फिल्म में दिखा था। खैर, मामले में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, जिससे पता चलेगा कि क्या मौत ज्यादा नींद की गोलियों से हुई, गला घोटने से हुई या किसी और वजह से। पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी वारदात, गड्ढा खोदना, शव दफनाना, मिस्त्री बुलाकर फर्श पक्का करवाना, अकेले अंजाम देना आसान नहीं था। इसलिए यह भी जांचा जा रहा है कि क्या इस साजिश में कोई और भी व्यक्ति शामिल था या नहीं। हत्या की असली वजह घरेलू कलह है, शराब को लेकर विवाद है, पैसे का मामला है या कुछ और, इस पर भी जांच जारी है। पर कितना खतरनाक मामला है ना। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। आगरा से करीब 250 किलोमीटर दूर मेरठ से यहाँ के हर्रा कस्बे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की हत्या हो गई। किसने की? उसके पति ने। क्यों? इसका जवाब सुन आपको यकीन नहीं होगा, बताते हैं। वजह बताएंगे, मगर थोड़ा उससे पहले आप निशा और उसके परिवार के बारे में जान लीजिए। निशा करीब 40 बरस की थी। इलाके में उनकी पहचान सिर्फ एक गृहिणी की नहीं, वो घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, स्पोर्ट्स बाइक पर रील्स बनाती थी और इंस्टाग्राम पर उनके 25,000 से ज़्यादा फॉलोवर भी थे। बाहर से देखने में निशा और उनके पति प्रदीप का परिवार बिल्कुल आम लगता था। 20 साल पुरानी शादी थी, 2 बेटे और एक बेटी थी। पति प्रदीप एसी टेक्नीशियन का काम करता था और अक्सर पत्नी के साथ मिलकर वीडियो भी बनाता था। लेकिन फिर रिश्ते में आ गई खटास। वजह था पैसा और जमीन। पति पत्नी ने मिलकर गांव में करीब 17 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन रजिस्ट्री किसके नाम हो, इसी बात पर दोनों के बीच तनातनी चल रही थी। निशा चाहती थी कि जमीन उसके नाम हो क्योंकि पैसा उसने ज्यादा लगाया था। प्रदीप इसके लिए राजी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन की बहस देखते देखते इतनी तीखी हो गई कि प्रदीप ने निशा को बेडरूम से घसीटते हुए हॉल में ला पटका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद प्रदीप किचन की तरफ दौड़ा और चाकू उठा लाया और उसने निशा पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिए। हमले में खून इतना बहा कि निशा ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना 3 जुलाई की बताई जा रही है। ये पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। जब ये सब हो रहा था तब उसका 17 साल का बेटा, बड़ा बेटा जो था, वो पिता को रोक रहा था, जिससे चाकू उसे भी लगा और वो भी घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि 12 साल की जो छोटी बेटी है उसने भी बीच बचाव की कोशिश की और वो भी चोटिल हुई। सोचे, जो बच्चे अभी तक स्कूल और खेलकूद की बातें करते होंगे, अचानक अपनी आंखों के सामने अपनी मां की हत्या होते देख रहे थे। पत्नी को मारने के बाद प्रदीप ने खुद पर भी चाकू से कई वार किए। जब पड़ोसी शोर सुनकर अंदर पहुंचे तो वो खून से लथपथ हालत में बेहोश पड़ा मिला। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने निशा को मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने घर से सबूत इकट्ठा किया और सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है। निशा के भाई की शिकायत पर प्रदीप चौहान समेत कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ऊपर से देखने में ये मामला जमीन के विवाद जैसा लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। असली सच्चाई तभी सामने आएगी जब प्रदीप होश में आएगा और पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से भी कई अहम कड़ियां जुड़ने की उम्मीद है। पर कितना बुरा है, क्या होता जा रहा है। सड़क से लेकर घरों तक लोग एक दूसरे की जान के प्यासे होते जा रहे हैं। आपने जो दोनों कहानियां सुनी, तो इस बात की बानगी है कि फिल्मों ने, सोशल मीडिया ने हमारी सनक किस कदर बढ़ा दी है कि हमें लगता है कि कत्ल करके हम ठीक उसी तरीके से बच जाएंगे जैसे फिल्मों में हीरो बच जाता है। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली दुनिया और हकीकत फर्क है, समझिए इसको। इसलिए जो आपका जीवन साथी है उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बन रहा है तो अलग हो जाइए, तलाक ले लीजिए, तमाम विकल्प हैं, अलग रहने लगिए। लेकिन हत्या ये बहुत गंभीर अपराध है। ये करके अंजाम यही होना है जो यहाँ रूबी और प्रदीप का हुआ। इस तरह के बढ़ते ट्रेंड्स को रोकना होगा और इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। विचार कीजिएगा इस बारे में। बाकी आपका क्या सोच रहे हैं दोनों मामले में, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे फरमान है। शुक्रिया।